नमस्कार, मैं कविता सिंह और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। केंद्र की भाजपा सरकार की ओर से मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को कमजोर करने, महात्मा गांधी के नाम को हटाने और रोजगार के कानूनी अधिकार को खत्म करने की योजना के विरोध में आज कांग्रेस ने अजमेर कलेक्ट्रेट पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। अजमेर दरगाह में चल रहे 814वें सालाना उर्स के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चादर पेश की गई। प्रधानमंत्री की ये चादर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू लेकर पहुंचे। मंत्री रिजिजू दरगाह में चादर पेश करने के बाद बुलंद दरवाजे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश भी पढ़कर सुनाया। उर्स में बड़ी भीड़ और वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए दरगाह परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया। इस चादरपोशी के दौरान केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, सुरेश सिंह रावत सहित कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं मंत्री रिजिजू ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि प्रधानमंत्री की ओर से चादर चढ़ाई गई है और देश समाज में शांति और सद्भावना बनाए रखने की दुआ मांगी गई है। उन्होंने कहा कि अजमेर शरीफ में जो भी सच्चे दिल से मांगा जाता है वह जरूर मिलता है। मंत्री ने आगे कहा कि दरगाह में कई आवश्यक कार्य होने बाकी है और ये सभी कार्य भारत सरकार के नियमों के अनुसार ही आगे बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि संबंधित मंत्री होने के नाते ये उनकी जिम्मेदारी है कि वह दरगाह से जुड़े विकास और व्यवस्थाओं में अपनी भूमिका निभाएं। अंत में मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में दरगाह में सुविधाओं, सुरक्षा और प्रबंधन जुड़े कार्य विशेष ध्यान दिया जाएगा। हमारा मिनिस्ट्री का काफी इसमें संपर्क रहता है और इस दरगाह से हमारा वास्ता है। हम अभी आते समय हमारा मिनिस्टर सुरेश जी और हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ जी ने कहा है कि यहाँ दरगाह कमेटी सबसे बातचीत करके हम लोग इस दरगाह के लिए मरम्मत के लिए कुछ हम लोग जरूर करेंगे। और आज ख्वाजा साहब दरगाह शरीफ देश दुनिया में अमन, चैन, शांति, सेवा बहुत बड़ी बात है। प्लूरलिज्म है, यहाँ सब आते हैं। आदर और सम्मान का प्रतीक। अजमेर के आदिनाथ मेडिसिटी कैंसर सेंटर ए यूनिट ऑफ BR शास्त्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चिकित्सा क्षेत्र में एक सराहनीय उपलब्धि सामने आई है। यहाँ गंभीर हालत में भर्ती एक महिला मरीज का सफल उपचार, डॉक्टरों ने उसकी जान बचाई, वो भी पूरी तरह निःशुल्क भामाशाह स्वास्थ्य योजना के तहत। खास बात ये रही कि इलाज के दौरान मरीज के परिवार पर 1 रुपए के भी आर्थिक बोझ नहीं आने दिया। अजमेर के आदिनाथ मेडिसिटी कैंसर सेंटर ए यूनिट ऑफ BR शास्त्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चिकित्सा क्षेत्र में एक सराहनीय उपलब्धि सामने आई है। यहाँ गंभीर हालत में भर्ती एक महिला मरीज का सफल उपचार कर डॉक्टरों ने उसकी जान बचाई, वो भी पूरी तरह निःशुल्क भामाशाह स्वास्थ्य योजना के तहत। खास बात ये रही कि इलाज के दौरान महिला के परिवार पर 1 रुपए का भी आर्थिक बोझ नहीं पड़ा। अस्पताल के लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आयुष जैन के अनुसार ये केस अत्यंत जटिल था। महिला को पिछले कई दिनों से खांसी के साथ खून आने की शिकायत थी। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे तत्काल आदिनाथ मेडिसिटी हॉस्पिटल पहुंचाया। प्रारंभिक CT स्कैन में फेफड़ों की नसों में नसों का गुच्छा दिखाई दिया। वहीं आगे की जांच में लीवर की गंभीर स्थिति भी सामने आई। जांच में पाया गया कि मरीज का लीवर काफी कमजोर हो चुका है। पीलिया लगभग 15% तक बढ़ा हुआ था। पेट में सूजन थी और लीवर तक खून पहुंचाने वाली मुख्य नस में रुकावटें आ रही थी। यही रुकावट खून की खांसी और अन्य जटिल समस्याओं का कारण बन रही थी। डॉक्टरों की टीम ने तुरंत उपचार शुरू किया। समय पर इलाज का सकारात्मक असर दिखा और कुछ ही दिनों में पीलिया कम होने लगा और पेट में मौजूद संक्रमण भी नियंत्रण में आ गया। महिला को 3 दिन तक ICU में रखा गया, जिसके बाद हालत में सुधार होने के बाद उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। इस दौरान की गई एंडोस्कोपी में फूड पाइप की नसों में सूजन पाई गई। डॉक्टर जैन ने बताया कि आगे लीवर तक खून पहुंचाने वाली बंद नसों को खोला जाएगा, जिससे लीवर की कार्य क्षमता और बेहतर होगी। मरीज को खून की खांसी व उल्टी जैसी समस्याओं से स्थायी राहत मिलेगी। डॉक्टर आयुष ने कहा कि समय पर उपचार और भामाशाह स्वास्थ्य योजना का लाभ मिलने से मरीज की जान बचाई जा सकी। ये मामला न केवल आधुनिक चिकित्सा की सफलता का उदाहरण है,
बल्कि सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की उपयोगिता और संवेदनशीलता को भी मजबूती से दर्शाता है। मेरे पास एक मरीज भर्ती हुई थी। बेसिकली मरीज की कंप्लेंट्स थी कि पिछले 4 साल पहले उनको एक बार टीबी हुआ था। टीबी का इलाज कंप्लीट ले लिया था। उसके बाद अभी करीब 1 डेढ़ महीने पहले उनको खांसी के अंदर खून आया था एंड उसका एक रिपीट एपिसोड हुआ अभी 5 दिन पहले। तो उसके बाद वो हमारे पास आए थे। हमारा इनिशियल प्लान था कि एक सीटी स्कैन करके देखेंगे कि उनके लंग्स के अंदर क्या तकलीफ है। जब हमने सीटी स्कैन किया तो सीटी स्कैन के अंदर उनके लंग्स के अंदर एक नसों का गुच्छा मिला था। तो हमारा इनिशियल प्लान था कि उस गुच्छे को हम बंद कर देंगे, बट टू आवर सरप्राइज जब हमने सीटी स्कैन को डिटेल में स्टडी किया तो उनका लिवर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर आया। बाकी खून की जांचें करी तो उसके अंदर भी पीलिया उनका 15 पॉइंट तक बढ़ा हुआ था और पेट के अंदर भी काफ़ी सूजन थी, उनका तिल्ली बढ़ी हुई थी, लिवर उनका कमज़ोर था। तो फिर देखा तो उनके पीलिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था। पीलिया का कारण हमने जब इन्वेस्टिगेट किया तो उसके अंदर 2 मुख्य रूप से कारण दिखे। एक तो इन्फेक्शन चल रहा था उनको, जो कि अनडायग्नोस्ड था। दूसरा उनका लिवर के अंदर जो लिवर से खून लेके जाने वाली नस है, जो दिल तक खून लेके जाती है, उसके अंदर रुकावट आ रही थी, जिसकी वजह से जिसे मेडिकल टर्म्स के अंदर बट-कियारी सिंड्रोम कहते हैं। उनको बट-कियारी सिंड्रोम था, जिसकी वजह से उनका लिवर भी कमज़ोर हो गया था। अभी उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है, पीलिया कम हो गया है उनका, 15 से 3 पॉइंट तक आ गया है, इन्फेक्शन नहीं है। अभी पेशेंट को आईसीयू से हमने 3 दिन तक आईसीयू में रखा था। आईसीयू के बाद वार्ड में शिफ्ट हो गया है अभी पेशेंट। आज एक हमने उसका एंडोस्कोपी किया था। एंडोस्कोपी के अंदर उनके खून फूड पाइप के अंदर नसें सूजी हुई हैं। ये लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स के अंदर अक्सर कॉमनली देखा जाता है। तो फर्दर हमारा प्लान है कि जो नसें हैं उस नसों को हम बंद कर देंगे। जो लिवर से जो खून लेके जाने वाली नस है उसको खोल देंगे, उसके अंदर एक स्टेंट लगा दिया जाएगा ताकि मरीज का आगे लिवर भी बेहतर हो जाए और खून की उल्टी या खून की खांसी के फर्दर एपिसोड्स ना हो। तो बेसिकली ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है कि पेशेंट की कंप्लेंट कुछ थी एंड डायग्नोसिस के अंदर इतनी सारी नई चीज़ें मिली हैं एंड अब पेशेंट काफ़ी बेटर फील कर रहा है। सारा पेशेंट का ट्रीटमेंट भामाशाह योजना के तहत हुआ है एंड जितना हम कर सकते थे सारा हमने पॉसिबल कवर कर लिया है। अजमेर में महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 814वें उर्स के मौके पर परंपरागत छड़ियों का ऐतिहासिक जुलूस निकाला गया। ये वही रस्म है जो सदियों से उर्स के आगाज का प्रतीक मानी जाती है। दिल्ली से मलंग छड़ियाँ लेकर पैदल सफर करते हुए अजमेर पहुंचे। जैसे ही जुलूस ख्वाजा गरीब नवाज के चिल्ले से दोपहर करीब 2:30 बजे रवाना हुआ, रास्ते में जगह जगह गुलाब के फूल बरसाकर संगत ने भावपूर्ण स्वागत किया। जुलूस शाम 5 बजे दरगाह शरीफ पहुंचा, जहां मंगलों का दस्तारबंदी कर गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। अजमेर में आज महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 814वें उर्स के मौके पर परंपरागत छड़ियों का ऐतिहासिक जुलूस निकाला गया। ये वही जुलूस है जो सदियों से उर्स के आगाज का प्रतीक माना जाता है। दिल्ली से मंगल छड़ियाँ लेकर पैदल सफर करते हुए ये जुलूस अजमेर पहुंचा। जैसे ही जुलूस ख्वाजा गरीब नवाज के चिल्ले से दोपहर करीब 2:30 बजे रवाना हुआ, रास्ते भर जगह जगह गुलाब के फूलों से उनका भव्य स्वागत किया गया। जुलूस शाम 5 बजे दरगाह शरीफ पहुंचा, जहां मंगलों का दस्तारबंदी कर गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। अजमेर दरगाह के खादिम और उर्स कन्वीनियर सैयद हसन हाशमी ने बताया कि ये वही छड़ियाँ है जो 814 सालों से लगातार इसी परंपरा के साथ दिल्ली से अजमेर लाई जा रही है। जब ख्वाजा साहब ने 814 साल पहले पर्दा फरमाया था, तब उनके पहले खालीफा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उर्स चांद रात पर दिल्ली से पैदल अजमेर आते थे और उसी से उर्स का आगाज माना जाता था। ये परंपरा आज भी उसी सिद्दत और अकीदत के साथ निभाई जा रही है और कयामत तक जारी रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह 21 दिसंबर और चांद की 29 तारीख है और अगर चांद दिख जाता है तो आज चांद रात हो जाएगी, कल 1 तारीख हो जाएगी। और आज अगर चांद दिख जाता है तो गरीब नवाज की बारगाह में गुस्ल शरीफ भी शुरू हो जाता है। वो गुस्ल जो कि पहला गुस्ल होता है खुद्दाम ख्वाजा की तरफ से, तमाम खुद्दाम ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में गरीब नवाज के मज़ार को धोते हैं और तमाम ज़ाहिरों के लिए, तमाम आशिकों के लिए गरीब नवाज की बारगाह में दुआ खैर की जाती है। ये छड़ियाँ जब सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में जब यहाँ पर आए, उसके आने के बाद में जब यहाँ पर काफ़ी अरसे के अंदर यहाँ पर लोगों को फैज़ व फ़ायदा पहुँचाया अपने सरकार ने, और जब दुनिया से पर्दा लिया सरकार गरीब नवाज ने, तो उसके बाद के अंदर गरीब नवाज की बारगाह के अंदर हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह
अपने पीर व मुर्शद की बारगाह के अंदर, अपने पीर व मुर्शद की बारगाह के अंदर दिल्ली से जो कि पैदल जत्था आता था और वहाँ से छड़ियाँ लेके आते थे उर्स के मौके पर, वही सिलसिला सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज़ की बारगाह में आज जारी और सारी है और इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत तक ये जारी और सारी रहेगा। तमाम आशिक ख्वाजा जो गरीब नवाज़ की बारगाह में जो कि उर्स की शुरुआत हो गई है, काफ़ी लोगों की तादाद शुरू हो गई है और काफ़ी जो कि आगे छड़ी लेकर जो बाबा मस्तान लोग भी आते हैं और एक अच्छे लोग भी इन छड़ियों के अंदर शिरकत फरमाते हैं और तमाम रोडों के ऊपर सबका इस्तकबाल किया जाता है। जितने भी वहाँ से ज़ायरीन चलते हैं, आशिक ख्वाजा चलते हैं गरीब नवाज़ की बारगाह में, वो अभी थोड़ी ही देर के अंदर यहाँ पर पहुँचेंगे और अंजुमन मोइनिया फ़करिया चिश्तिया सैयद ज़ादगान की तरफ से उनका तहे दिल से इस्तकबाल होएगा। उनके दस्तारबंदी की जाएगी, शाल उड़ाया जाएगा, हार माला पहनाई जाएगी, फूल बरसाए जाएंगे। यह अंजुमन मोइनिया फ़करिया चिश्तिया तमाम खुद्दाम की तरफ से गरीब नवाज़ की बारगाह में तमाम खुद्दाम भी सबका इस्तकबाल करते हैं। जितने भी यहाँ से वहाँ तक देखा आप गरीब नवाज़ के खुद्दाम, यहाँ से वहाँ तक खुद्दाम ख्वाजा गरीब नवाज़ की बारगाह में यहाँ पर मौजूद हैं और सबका इस्तकबाल करते हैं। हमारा मुल्क हिंदुस्तान हमेशा तरक्की करे और जो लोगों में नफ़रतें हैं, दूरियां हैं, हम गरीब नवाज़ की बारगाह में यही दुआ करते हैं, यही पैगाम देते हैं कि वो सब करीब आ जाएं और हमारा मुल्क हिंदुस्तान में तरक्की हो, कामयाबी हो, बरकतें हों। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हाजी सैयद इमरान चिश्ती। सफ़र बहुत मुबारक था और माशाल्लाह बहुत बढ़िया रहा सफ़र। ख्वाजा साहब का करम रहा गरीब नवाज़ का कि पूरे रास्ते लोग मलंगों की खिदमत करते रहे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समाज के लोगों ने मलंगों की बड़ी खिदमत करी है। और मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, दिल्ली से करीब अजमेर पड़ता है 550 किलोमीटर, क्योंकि ये 4 दिन दिल्ली सिटी में घूमते हैं और फिर वहाँ से बाबा कुतुब सरकार से छड़ियों को रवाना करते हैं। सर्दी काफ़ी रही होगी रास्ते में, इस बार सर्दी कम थी, अगली बार ज़्यादा थी। और जिस तरीके से सर्दी भी रहती है तो ख्वाजा साहब के चाहने वाले इंतज़ाम भी सारा आगे से आगे करके रखते हैं। कंबल बांटते हैं, जैकेटें बांटते हैं, जो मलंगों की ज़रूरत की चीज़ है, मेडिकल है, ये है, जो ज़रूरत की चीज़ है मलंगों की, वो सब चीज़ ख्वाजा के करम से रास्ते में अवेलेबल रहती है। खाने पीने का किस तरह से इंतजाम रहता है? खाने पीने का ये मलंग लोग अपना खुद सब लेके चलते हैं और उसके अलावा जो गरीब नवाज़ के चाहने वाले हैं वो जगह जगह पे टेंट लगाते हैं और खुद्दाम हज़रात की पूरी टीम जो है पूरे दिल्ली से लेकर अजमेर तक मलंगों के साथ रहती है। जिस चीज़ की इनको ज़रूरत रहती है उसकी व्यवस्था कराती रहती है। अब ये आगे कहाँ जाएंगे? अब दरबार शरीफ में जाएंगे। बस अजमेर में सार्वजनिक निर्माण भवन के अधिशासी अभियंता के साथ हुई मारपीट को लेकर राजस्थान इंजीनियर एसोसिएशन के नेतृत्व में सोमवार को एक दिन का पेन डाउन हड़ताल की गई। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और कर्मचारियों ने कार्यालयों से रैली के रूप में नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और घटना के खिलाफ जोरदार रोष जताया। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। केंद्र की भाजपा सरकार की ओर से मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अधिनियम को कमजोर करने, महात्मा गांधी के नाम को हटाने और रोजगार के कानून अधिकार को खत्म करने की योजना के विरोध में आज कांग्रेसियों ने अजमेर कलेक्ट्रेट पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा ने कहा कि मनरेगा की मूल आत्मा खत्म की जा रही है। पहले ग्राम पंचायत ही तय करती थी कि किसे काम चाहिए, अब ऊपर से आदेश आएगा। उन्होंने कहा जैसे मुख्यमंत्री की चिट्ठी आई है, अब पैसा उसी जगह जाएगा जहां उनकी मर्जी होगी। ये गरीबों के हक पर सीधा हमला है, इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। डोडासरा ने दिल्ली की तानाशाही सरकार और डबल इंजन सरकार द्वारा गरीब विरोधी कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि मनरेगा पहले ऐसा कानून था जिसमें काम मांगने पर ही मिलता था, लेकिन अब इसका नाम ही नहीं बल्कि मूल उद्देश्य भी खत्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत है, स्टेट का भार बढ़ गया और अब काम देना है या नहीं देना ये तय करना भी योजना के अधीन हो गया है। इसे पूरी ताकत के साथ लड़ा जाएगा। वहीं दूसरी ओर वक्ताओं का कहना है कि मनरेगा गांव और किसान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रोजगार की ये गारंटी कमजोर नहीं होने दी जाएगी और महात्मा गांधी के नाम को मिटाने का प्रयास किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 40 दिन का औसतन बैठा है और 23% का खर्चा भी बजट में इन्होंने दिया नहीं है। तो ये 100 दिन और 125 दिन, आप 125 दिन दे रहे तो इसको 125 दिन कर देते। इसकी मूल आत्मा की जो पहले ग्राम पंचायत में जाकर के जो गरीब फार्म भर के ये कहता था मुझे काम चाहिए और उसको काम देना एक कानून था, अनिवार्य था संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक, उसको काम ही नहीं मिलेगा। वो कहाँ जाएगा? वो मोदी जी के पास जाएगा, बीजेपी के एमएलए के पास जाएगा, बीजेपी के
ये जो पर्ची से बड़े मुख्यमंत्री उनके पास में जाएगा और वो मिल जाएंगे क्या? इनकी जो जन सुनवाई थी केवल कार्यकर्ताओं की, जन सुनवाई नहीं थी जनता की, वो भी अनिश्चित काल के लिए 3 दिन में ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है, खत्म कर दी गई है। तो आप समझ सकते हो कि गरीब कहाँ जाएगा और किसको काम मिलेगा। सर पहले ग्राम सभा में प्रस्ताव था राज्य सरकार के पास में और उसके बाद में काम पास होता था। अब देखिए, ग्राम पंचायत ही इसका मूल आधार था कि किसको कौन सा काम चाहिए और उसका वहाँ पर कार्य योजना बनती थी, वो जिला परिषद में पास होता था और उसके बाद में उसके मुताबिक वो जब काम मांगता था तो कार्य सैंक्शन होते थे। अब तो ऊपर से चिट्ठियां आएंगी, जैसे मुख्यमंत्री बनने की चिट्ठी आई वैसे चिट्ठी आएगी यहाँ तो कि इसको देना है इसको नहीं देना। मैं आपको एक और खुलासा करना चाहता हूँ कि अभी जो अतिवृष्टि हुई है उसमें जो मुआवजा इन्होंने देने का प्रावधान किया वो केवल और केवल बीजेपी के एमएलए जहाँ हैं वही मुआवजा देने का किया गया, वही खराबा बताया गया है। कांग्रेस का अगर कोई जीता हुआ है तो वहाँ मुआवजा नहीं मिलेगा। तो जब उस जो रिलीफ फंड को भी इस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं तो ये तो कानून ही बना दिया इन्होंने कि जहां मर्जी आएगी केंद्र सरकार तय करेगी वहां पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सर एक ये है कि जो ग्राम पंचायत में नरेगा के माध्यम से जो काम होते थे उन ठेकेदारों के राजस्थान में लगभग 2000 करोड़ रुपए की देनदारियां बाकी है। भाई साहब ढाई साल से पैसे बकाए हैं। जब महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने इसमें साइन कर दिए तो अब न तो काम मिलेगा न पीछे का बजट कब मिलेगा किसी को अता पता नहीं है। किसी अधिकारी से, हम कलेक्टर से, सीओ से बात करते हैं तो वो कह रहा है भाई साहब नरेगा तो भूल जाओ, काम की बात भूल जाओ, पीछे का पेमेंट तो भूल जाओ। तो मैं समझता हूँ कि ये जो गरीबों के ऊपर इसने एक तरीके से वार किया है, उनके हक के ऊपर वार किया है, ये बहुत ही दुशासी कदम है, ये निंदनीय है और इसका हम लोग पुरजोर शब्दों में विरोध। सर एक स्टेशनरी पे जो खर्चा आएगा उसका कितना खर्चा लगभग? मैं आप स्टेशनरी की बात रहे हो, योजना ही बंद हो गई ना, इनको छपानी नहीं। 27 दिसंबर को पूरे देश भर में हर्ष, श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाए जाने वाले गुरु गोविंद प्रकाश उत्सव को लेकर आज अजमेर में समस्त सिख संगत द्वारा एक बेहद भव्य और शानदार नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। 27 दिसंबर को पूरे देश में हर्ष, श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाए जाने वाले गुरु गोविंद प्रकाश उत्सव को लेकर आज अजमेर में समस्त सिख संगत द्वारा एक बेहद भव्य और शानदार नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। नगर कीर्तन में अजमेर के समस्त सिख समुदाय ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी में गुरु साहिब के प्रति श्रद्धा और उत्साह देखते ही बन रहा था। जगह जगह पर लोगों ने संगत का स्वागत चरणामत और लंगर सेवा से की। वहीं दिल्ली से विशेष रूप से आए जत्थों और गटकों की टीमों ने अपने पारंपरिक गटका कौशल, तलवारबाजी और विभिन्न शौर्य प्रदर्शन का नगर कीर्तन की शोभा को कई गुना बढ़ा दिया। करतबों को देखने के लिए रास्तों पर भारी संख्या में लोग जमा हुए और हर प्रदर्शन पर जयकारों की गूंज सुनाई दी। पूरा शहर वाह गुरु जी दा खालसा, वाह गुरु जी दी फतेह के जयकारों से गूंज रहा था। अवसर पर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी सहयोग दिया और पूरे आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश उत्सव जो कि 27 दिसंबर को पूरे विश्व में बड़े हर्षों उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसी खुशी में आज अजमेर की समूह सिख संगत के द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश उत्सव को समर्पित नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। ये नगर कीर्तन गुरुद्वारा हाथीबाटा गुरु सिंह सभा से प्रारंभ होकर के नया बाजार, अपने स्टेशन रोड, केसरगंज, डिक्की चौक, अमर टेंट हाउस के अपने नया बाजार होते हुए वापस पुनः गुरुद्वारा हाथीबाटा पहुंचेगा। गंज गुरुद्वारा होते हुए पुनः गुरुद्वारा हाथीबाटा पहुंचेगा और इसमें अजमेर के समूह सिख संगत ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। इसकी शोभा बढ़ाने के लिए दिल्ली से गतका पार्टी आई है जिसने विभिन्न करतब दिखा के लोगों का मन मोह लिया है और गुरु महाराज की पालकी हर साल की तरह इस साल भी सजे हुए बस के अंदर सजाई गई है। अजमेर में संगत के द्वारा, अन्य समाजों के द्वारा पूरे रास्ते में जगह जगह पे नगर कीर्तन का भव्य स्वागत किया। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
पुष्कर में सोमवार को सभी टैक्सी यूनियन ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया है कि राजस्थान सरकार द्वारा टैक्सी और पर्यटक वाहनों पर लगाए गए करियर प्रतिबंध प्रदेश के हजारों टैक्सी चालकों को गहरी परेशानी और आर्थिक संकट में धकेल दिया है। टैक्सी चालकों का कहना है जिस करियर को वो यात्री की सुविधा और मजबूरी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वही आज उनके लिए अपराध घोषित कर दिया गया है। सोमवार को टैक्सी यूनियन ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया है कि राजस्थान सरकार द्वारा टैक्सी और पर्यटक वाहनों पर लगाए गए करियर प्रतिबंध ने प्रदेश के हजारों टैक्सी चालकों को गहरी परेशानी और आर्थिक संकट में धकेल दिया है। टैक्सी चालकों का कहना है कि जिस करियर को वह यात्रियों की सुविधा और मजबूरी के तौर पर इस्तेमाल करते थे आज वही उनके लिए अपराध घोषित कर दिया गया। यूनियन ने कहा कि राजस्थान पर्यटन और तीर्थाटन की धरती जहां पुष्कर, अजमेर शरीफ, जयपुर, उदयपुर, माउंट आबू और जैसलमेर जैसे बड़े स्थलों पर आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक हल्का सामान लेकर नहीं आते। उनका कहना है कि करियर बैन के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि यात्रियों का सामान अब कहां रखा जाए। यूनियन ने सरकार से मांग की है कि इस फैसले पर पुनः विचार किया जाए और किसी भी निर्णय से पहले टैक्सी संगठनों से संवाद किया जाए। चालकों का कहना है कि कानून का सम्मान करते हैं लेकिन भूखे पेट कानून का पालन करना सबसे कठिन होता है। टैक्सी यूनियन ने आशा व्यक्त की है कि मुख्यमंत्री उनकी पीड़ा को समझेंगे और एक व्यावहारिक तथा मानवीय निर्णय लेकर प्रदेश के हजारों परिवारों को राहत देंगे। हमारे पुष्कर के टैक्सी यूनियन के सारे मेंबर लोगों ने जो कैरियर के बारे में जो गवर्नमेंट हमारे को जो बिगर का ये है चालान वालान का ये सब थोप रही है उसके बारे में इसके विरोध में हमने यहाँ पे एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और हमारे को एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि आपकी मांग आगे तक पहुँचाएंगे। और हमारे बहुत परेशान हो रहे हैं ड्राइवर लोग, किस वजह से कि जो भी कानून आता है राजस्थान में सबसे पहले टैक्सी ड्राइवर के ऊपर आता है। अब कैसा भी कानून हो चाहे आप और ये भी होता है कि सामने से कभी कोई चालान आया नहीं, लोग ऑन रोड खड़े हैं पीछे से फ़ोटो खींच के ऑनलाइन चालान भेज देते हैं। अब आप सोचो कि क्या सारा गुनाह केवल टैक्सी वाले ही करते हैं क्या? दूसरे गाड़ी वाले नहीं करते क्या? रोड पे और दूसरी गाड़ियाँ नहीं चलती है क्या? केवल टैक्सी वाले ही सारा वो कानून तोड़ते हैं क्या? जो सारा ऑनलाइन आप पीछे से फ़ोटो खींच के और ऑनलाइन चालान भेज देते हो। ड्राइवर जब घर आता है बेचारा वो हिसाब मिलाता है तो उसके पहले फ़ोन में मैसेज आ जाता है कि आपके 4000 का, 2000 का, 3000 का, 500 का चालान आ जाता है। ओवर स्पीड का क्या ओवर स्पीड दूसरी गाड़ियाँ नहीं चलती है? प्राइवेट नंबर की गाड़ियाँ ओवर स्पीड नहीं चलती है क्या? क्या कानून वो नहीं तोड़ते हैं क्या? क्या उनको चालान क्यों नहीं भेजते हैं? क्यों केवल टैक्सी वालों को ही आप क्यों चालान भेजते हैं? क्यों टारगेट किया जाता है? तो प्लीज़ इससे हमारे राजस्थान गवर्नमेंट को ये हम इसी वजह से कैरियर के मामले में जो भी राजस्थान सरकार 31 तारीख से कैरियर का जो चालान ऑनलाइन चालान जो ये थोप रही है हमारे ऊपर 31 तारीख से, उसके विरोध में उसका 10,000 रुपये का चालान है। हम कहाँ से भरेंगे आप बताओ? हम हमारा घर चलाए कि हम चालान भरें? आपके ये मांग नहीं माननी तो आगे क्या आगे जाएंगे हम यहाँ से अभी पुष्कर में है, पुष्कर से अजमेर जाएंगे, अजमेर से जयपुर जाएंगे। और अभी हमारा जो ये जो कार्यक्रम है बहुत विस्तार से बहुत बड़ा होने वाला है। अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो हमारे जो राजस्थान टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के जो अध्यक्ष साहब हैं जसकरण जी संधू, उनसे हम बात करेंगे। उन्होंने हमारे को वो गाइड करेंगे, उस हिसाब से हम आगे कार्रवाई करेंगे। हमारी गाड़ियों पे जैसे 10 सीटर गाड़ी है, तूफान गाड़ी है, तो अब 10 सवारी का हम सामान कहाँ रखेंगे? अभी कार है, कार में सीएनजी आ गई तो उसका भी सामान हम कहाँ रख के जाए? 2 ही सवारी है, अटैची है उसके पास, तो कहाँ रखेंगे हम सामान? इसलिए ये सब टैक्सी वालों ने आज एसडीएम साहब को यहाँ पे आके हमने अजमेर दरगाह में चल रहे 814वें सालाना उर्स के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चादर पेश की गई। प्रधानमंत्री की ये चादर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू अजमेर लेकर पहुंचे। मंत्री रिजिजू दरगाह में चादर पेश करने के बाद बुलंद दरवाजे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश भी पढ़कर सुनाया। उर्स में बड़ी भीड़ और वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए दरगाह परिसर और आसपास के क्षेत्रों में व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। इस चादरपोशी के दौरान केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, सुरेश सिंह रावत सहित कई भाजपा नेता भी उपस्थित रहे। अजमेर में सार्वजनिक निर्माण विभाग अधिशासी अभियंता के साथ हुई मारपीट को लेकर राजस्थान इंजीनियर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में सोमवार को एक दिन की पेन डाउन हड़ताल की गई।
पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और कर्मचारी कार्यालयों से रैली के रूप में नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और घटना के खिलाफ जोरदार रोष जताया। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। कर्मचारियों का कहना है कि प्रशासन ने मीडिया के सामने दोनों पक्षों से माफी की बात कही, जबकि किसी भी पक्ष द्वारा माफी नहीं मांगी गई थी। कर्मचारियों ने विरोध जताते हुए कहा कि जब अधिकारी की कोई गलती नहीं तो माफी क्यों मांगी जाए। उन्होंने घटना को इंजीनियरिंग स्टाफ की सुरक्षा के लिए गंभीर बताते हुए दोषियों को सख्त सजा दिलाने की मांग की है। भाई जो एक तो पहली बार जो प्रशासन ने बाहर मीडिया के सामने अपना जो भी दिया है कि ये निर्णय लिया गया है, जबकि माफी दोनों पक्षों में नहीं मांगी गई थी। जो एडवोकेट थे उनके द्वारा पीडब्ल्यूडी विभाग के अभियंताओं अधिकारियों से माफी मांगी गई। तो ये वहाँ पर प्रशासन ने मीडिया के सामने सख्त गलत बोला कि दोनों ही पक्षों ने माफी मांगी। जब किसी इंसान ने गलती नहीं करी तो माफी किस बात की बनती है, पहला सवाल ये है। उसको आप लोग उनसे सुधरवाएं, जो भी उसमें संज्ञान में लेना है साफ संज्ञान में लें। दूसरी बात ये है कि अगर एक जेंट्स अधिकारी जो अधिशासी अभियंता के पद पे नियुक्त है, उसे वहाँ पर 500 लोगों के बीच में केवल 4 पुलिस वालों का जाब्ता देकर छोड़ दिया गया, तो क्या प्रशासन की नॉलेज में नहीं था कि वहाँ 500-600 की भीड़ है पहले से ही? क्या उसे मरने के लिए वहाँ पर छोड़ दिया प्रशासन ने? अगर आज खुदा ना खास्ता उस आदमी के साथ कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदारी लेता? प्रशासन लेता? तो इसके लिए निवेदन है कि हमें आगे से सुरक्षा दी जाए कि यहाँ पर महिलाएं भी है, काफी महिलाएं, 60% महिलाएं हर डिपार्टमेंट में है आज, पीडब्ल्यूडी, एडीए, नगर निगम, नगर परिषद, इवन जेडीए वगैरह। तो मेरा यही है कि आगे से अगर हम किसी भी साइट पर जाएं, रात में भी जाना होता है, दिन में भी जाना होता है, पीएम विजिट होते हैं, सीएम विजिट होते हैं, सभी में हमारा डिपार्टमेंट दिन रात काम करता है, सिर्फ एक प्रशासन के कॉल पर। तो सभी से हमारी साहब से ये आग्रह है कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाए और इसे एक्ट में लिया जाए, इंजीनियर्स एक्ट में से शामिल किया। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में इन दिनों चादर पोशी का दौर लगातार जारी है। देश विदेश से श्रद्धालु यहां पहुंचकर ख्वाजा साहब की दरगाह में हाजिरी दे रहे हैं। इसी क्रम में आज बॉलीवुड की ओर से एक विशेष चादरपोशी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें फिल्मी जगत से जुड़े कई कलाकार शामिल हुए। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह में इन दिनों चादरपोशी का दौर लगातार जारी है। देश विदेश से श्रद्धालु यहां पहुंचकर ख्वाजा साहब के दरगाह में हाजिरी दे रहे हैं। इसी क्रम में आज बॉलीवुड की ओर से एक विशेष चादरपोशी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें फिल्मी जगत से जुड़े कई कलाकार शामिल हुए। इस मौके पर एक्ट्रेस सोनिया शर्मा दरगाह पहुंची और बड़ी अकीदत के साथ चादर पेश की गई। मीडिया से बातचीत के दौरान सोनिया शर्मा ने बताया कि उनके लिए बेहद खुशनसीबी और सौभाग्य की बात है कि वे लगातार तीसरी बार अजमेर दरगाह में चादर चढ़ाने पहुंची है। उन्होंने कहा कि हर बार यहां आकर उन्हें एक अलग तरह की आध्यात्मिक ऊर्जा और सुकून मिलती है। सोनिया ने देश और जनता की खुशहाली, तरक्की और आपसी भाईचारे की दुआ की। वहीं बॉलीवुड आर्टिस्ट मोनिका शर्मा ने दरगाह में चादर पेश कर देश में अमन शांति, जनता की सुख समृद्धि और फिल्म इंडस्ट्री की प्रगति की कामना की। उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब की दरगाह से मिलने वाला सुकून शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कलाकार हबीब ने बताया कि चादरपोशी के दौरान उन्होंने बॉलीवुड की बढ़ती सफलता और देश में शांति, सद्भाव और भाईचारे के लिए विशेष दुआ मांगी है। उन्होंने कहा कि यहाँ आकर हर बार मन को एक नई सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। सबसे पहले तो मेरी तरफ से सबको हेलो, नमस्ते, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है हबीब। एक शेर से स्टार्ट करूंगा कि नाहक हम मजबूरों पे ये तोहमत है मुख्तारी की। नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप किया, हमको बस बदनाम किया। पहले भी मैं कह चुका हूँ कि जब तक दरबार से बुलावा नहीं आता कोई आ नहीं पाता। मैंने बचपन से मोइनुद्दीन जी के बारे में बहुत सुना था। जो मेरे वालिद थे वो बहुत दीन वाले थे और बहुत ही पढ़ाई वाले थे। हम बड़े किस्से सुने हैं मैंने दरबार के। लेकिन मुझे अचानक से कुछ दिन पहले हम लोग शूटिंग कर रहे थे तो सपना आया और सपने में मुझे ये बताया गया कि आपको यहाँ आना है। जब मैंने उसका मतलब पूछा तो यही निकला कि आपको यहाँ आना है। और यहाँ आके मैंने सिर्फ एक चीज़ मानी। कहते हैं कि अगर आपके पास अच्छी सेहत है तो एक जोड़ लो, आपके पास बहुत सारा पैसा है तो एक जीरो आगे लगा लो, आपके पास गाड़ी है, बंगला है, शोहरत है, एक जीरो और लगा लो, आपके पास दुनिया भर की ताकत है, एक जीरो और लगा दो। लेकिन अगर एक सेहत नहीं है, एक हटा दो, सब जीरो हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे आके सिर्फ सब लोगों के लिए अच्छी सेहत मांगी है और सब लोग अच्छे से रहें और स्वस्थ रहें और जो बेसिक नीड है वो बाबा उनकी पूरी करे, रोटी, कपड़ा और मकान।
और सब अच्छे से रहे, खुशी खुशी रहे। और ख्वाजा जी के दरबार पे बुलावा हुआ और ये मेरा तीसरी बार है जो मैं यहाँ पे आई हूँ। बहुत खुश हूँ और बहुत खुश नसीब भी मानती हूँ अपने आप को कि ये तीसरी बार है मुझे बुलावा आया है और मैं यहाँ पे बॉलीवुड की तरफ से चादर चढ़ा रही हूँ अपने सभी आर्टिस्ट लोगों के साथ। और यही ख्वाहिश है, यही दुआ है कि सब कुछ अच्छा रहे और हर इंसान खुशी खुशी काम करे और हमारी जितनी भी पब्लिक है जो भी हम लोगों को देखती है वो खुश रहे, एंटरटेन होती रहे और हमेशा हमें प्यार देती रहे। आधुनिक दौर की जटिल बीमारियों में भी प्राचीन आयुर्वेदिक पद्धति अपनी प्रभावशीलता सिद्ध कर रही है। इसका ताजा उदाहरण अजमेर के चाचियावास स्थित आत्रेय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में देखने को मिला, जहां 56 वर्षीय उमा शंकर का सफल आयुर्वेदिक उपचार किया गया। आधुनिक दौर की जटिल बीमारियों में भी प्राचीन आयुर्वेदिक पद्धति अपनी प्रभावशीलता सिद्ध कर रही है। इसका ताजा उदाहरण अजमेर के चाचियावास स्थित आत्रेय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में देखने को मिला, जहां 56 वर्षीय उमाशंकर का सफल आयुर्वेदिक उपचार किया गया। उमाशंकर ग्रहध्रसी, उच्च रक्तचाप और शुगर की समस्या से पीड़ित थे, जिसके चलते उन्हें पक्षाघात का भी सामना करना पड़ा। अस्पताल में वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर एस.एन. शर्मा की देखरेख में मरीज को 10 दिनों तक नियमित रूप से कटिबस्ती एवं अभ्यंग जैसी शुद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से उपचार दिया गया। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि आयुर्वेद में शरीर की जड़ तक पहुंचकर रोग का उपचार किया जाता है, जिससे न केवल लक्षण बल्कि बीमारियों का मूल कारण भी दूर होता है। उपचार के बाद मरीज की हालत में उल्लेखनीय सुधार हुआ और अब वह पूरी तरह स्वस्थ है। स्वस्थ होने पर उमाशंकर ने आत्रेय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के चिकित्सकों, स्टाफ और प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। यह सफल उपचार एक बार फिर साबित करता है कि हजारों साल पुरानी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति आज भी गंभीर बीमारियों के इलाज में कारगर, सुरक्षित और प्रभावी है और आमजन को इसे अपनाने के प्रति जागरूक होना चाहिए। देखिए, इनको ये गर्दशी रोग था इनको और कुछ शुगर भी थी इनको, तो शुगर की वजह से इनके पेट खराब होने लगे। गर्दशी रोग आयुर्वेद में एक वात व्याधि के अंतर्गत आता है और हमने इनको वात व्याधि मान के इनकी चिकित्सा की और शुगर को हमने कंट्रोल किया। वात व्याधि गर्दशी की हमने चिकित्सा की तो ये स्वतः ठीक होने लगे। ये सुजानगढ़ से यहाँ आए थे और काफी 4 साल से ये अपनी समस्याएं बता देते कि मैं 4 साल से बीमार हूँ। कितने दिन पहले इनको एडमिट किया था सर? इनको हमने 22 तारीख को एडमिट किया था। अब 13 तारीख को एडमिट किया था और अब ये पूर्णतः ठीक है और कल हम इनको डिस्चार्ज कर रहे हैं। पैर से मेरे चला नहीं जाता था, चिटिया लेके चलता था और समझ मेरे पैर उठता नहीं था, घिस के चलता था। कितने टाइम से परेशान थे? करीब 4-6 महीने से परेशान। कैसे इलाज ले लिया आपने? मैंने इलाज तो लिया था, मैंने जयपुर से लिया था और सुजानगढ़ से लिया था। क्या फर्क पड़ा? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ा। आप कैसी पोजीशन आपकी का दिखा रहे हो आप? अब मैं यहाँ आए मुझे 8 दिन हुए और 8 दिनों में मेरे खूब फर्क पड़ा है। यहाँ पैर लुल रहा है मेरा, खूब लुल रहा है और समझ लो नरम पड़ गया मेरे पैर और समझ लो खूब सेवा की है उन्होंने और समझ लो ये बात समझ लो मैं कहते हुए मेरे को मजा आ रहा है कि समझ लो ये। अजमेर सर्किट हाउस में आज वीर बाल दिवस को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, भाजपा अजमेर देहात जिला अध्यक्ष जीतमल प्रजापत और शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी भी मौजूद रहे। अजमेर के सर्किट हाउस में आज वीर बाल दिवस को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, भाजपा अजमेर देहात जिला अध्यक्ष जीतमल प्रजापत और शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी भी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री सुरेश रावत ने बताया कि 20 दिसंबर से 27 दिसंबर तक पूरे राजस्थान में भाजपा द्वारा मंडल स्तर, जिला स्तर और बूथ स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दिसंबर का ये महीना सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की अदम्य वीरता को समर्पित है। गुरु गोविंद के 2 छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने केवल निडरता ही नहीं दिखाई बल्कि अत्याचार और अन्याय के खिलाफ खड़े होकर पूरे
विश्व को साहस का संदेश दिया। मंत्री रावत ने कहा कि वीर बाल दिवस के दौरान भाजपा द्वारा इन साहिबजादों की शौर्य गाथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम, सभाएं, निबंध प्रतियोगिता और समाज के विभिन्न वर्गों के साथ संवाद आयोजित किए जाएंगे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहिबजादों की वीरता को हमें याद दिलाता है। उनके 2 बेटे साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी ने बहुत कम उम्र के अंदर अत्याचारों के सामने झुकने से इनकार कर दिया, इतनी कम अवस्था के अंदर। तो हमारे लिए ये बहुत ही प्रेरणादायक है और हमारे समाज को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ये हमें संकल्प दिलाता है अपने जीवन में सत्य, ईमानदारी, साफ और देशभक्ति के मूल्यों को अपनाने का और हमें बाल दिवस की रक्षा करने का, बाल अधिकारों की रक्षा करने का हमें प्रण भी देता है। अन्याय के विरुद्ध हमें आवाज उठाने का संकल्प देता है। एक सशक्त, संस्कारी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में हम सभी इन संस्कारों के साथ अपना योगदान दें। और अब मैं विस्तृत क्या अजमेर दरगाह में चल रहे 814वें सालाना उर्स के मौके पर आज अजमेर दरगाह में चादर पेश की गई। प्रधानमंत्री की ये चादर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू लेकर अजमेर पहुंचे। अजमेर के सर्किट हाउस पहुंचने के दौरान भाजपा नेता, कार्यकर्ताओं और राज्य कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी ने राजस्थानी परंपरा के तहत उन्हें साफा पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। अजमेर दरगाह में चल रहे 814वें सालाना उर्स के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चादर दरगाह में पेश की जाएगी। प्रधानमंत्री की ये चादर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू लेकर अजमेर पहुंचे। अजमेर के सर्किट हाउस पहुंचने के दौरान भाजपा नेता, कार्यकर्ताओं और राज्य कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी ने राजस्थानी परंपरा के तहत उन्हें साफा पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। मंत्री रिजिजू दरगाह में चादर पेश करने के बाद बुलंद दरवाजे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पढ़कर सुनाएंगे। उर्स में बड़ी भीड़ और वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए दरगाह परिसर और आसपास के क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। वहीं केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी ने बताया कि रविवार को किरेन रिजिजू का फोन आया था। उन्होंने कहा कि फ्लाइट नहीं मिल पाने के कारण वह संभवतः नहीं आ पाएंगे, इसीलिए चादर सेक्रेटरी के जरिए भेज दी जाएगी। लेकिन फ्लाइट मिलने पर आज उनका आना संभव हो पाया और अब वह स्वयं चादर पेश करेंगे। चौधरी ने कहा कि अब सभी नेता और अधिकारी उनके साथ दरगाह पहुंचकर पीएम की ओर से भेजी गई चादर पेश करेंगे। अपने आप को बहुत भाग्यवान मानता हूँ, खुश नसीब मानता हूँ, क्योंकि मैं फिर से अजमेर आया है और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह शरीफ में हम आज फिर चादर चढ़ाने के लिए आए हैं और सबका कामना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, पूरा सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से आज हम आए हैं। तो हम समाज में, देश में शांति के लिए हम दुआ मांगेंगे और वैसे भी अजमेर शरीफ में कहा जाता है कि जो आप मांगता है मिलता है। हमारे साथ में साथी जितने भी मंत्री जी, भागीरथ जी आया है, हमारे राजस्थान के मंत्री जी, पार्टी के कार्यकर्ता जितने भी आए, हम सब मिल करके चादर चढ़ाएंगे। और वैसे भी अजमेर शरीफ दरगाह का काफी और काम करना है, क्योंकि ये भारत सरकार का नियम से चलता है, ये पार्लियामेंट का एक्ट से दरगाह का व्यवस्था चलती है। इसलिए मुझे डायरेक्टली इसमें देखना होता है, मेरा जिम्मेदारी है भारत सरकार का, और मैं संबंधित मंत्री होने के नाते मेरा जिम्मेदारी है। हमारे साथ में भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के सचिव साहब भी आया हुआ है, हमारे बाकी ऑफिसर सब भी आए हैं। लोग देखेंगे क्या कर सकता है, मदद तो करना है हम लोगों को। फिलहाल तो हम अभी दरगाह जाने वाले हैं, तो फिर वहाँ सबको मिलेंगे। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।